दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग समझेंगे कि अभी यूपीपीएससी 2021 का मेंस हुआ, उसमें GS1 GS2 GS3 GS4 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए मेरे द्वारा भी एक छोटी सी पहल की गई थी और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली 4-5 क्वेश्चन डालते थे और बहुत कम ही क्वेश्चन डाल पाए थे। लेकिन जो क्वेश्चन डाले गए थे, जिन लोगों को जो लोग उससे कनेक्ट थे, आंसर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। उस दौरान भी हमने कहा था कि आप जब एग्ज़ाम दे के वापस आएंगे तब देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह प्रोग्राम जो डेली का क्वेश्चन डाले जा रहे थे, इसका मॉडल आंसर भी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री था, तो बहुत सारे लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया। क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री कर दी जाती है तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। लेकिन अब जो लोग मेंस लिखे होंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे होंगे, तब इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन डाले गए थे वो क्या रियल एग्ज़ाम से मैच किए हैं या नहीं मैच किए हैं, और मैच किए हैं तो कितना मैच किए, क्या हूबहू क्वेश्चन भी आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो ग्रुप में डाला था उसका शब्द भी नहीं चेंज है, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया है जो हूबहू रिपीट हुए हैं, हूबहू उनकी लैंग्वेज है। दाएं बाएं इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने नहीं उठाया है। तो शुरू करते हैं। ये जैसे आपके सामने पिक्स है, ये रियल एग्ज़ाम की है, यानी रियल पेपर की है। ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था GS2 का। संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है, स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा संविधान के दर्शन से, यानी संविधान का दर्शन प्रस्तावना है। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, उद्देशिका या प्रस्तावना से। हमने इसका प्रैक्टिस करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये लर्निंग बाय एपी सर, और ये आपका दिख रहा होगा 31 जनवरी 2022 को हमने एक क्वेश्चन डाला था कि भारतीय प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, व्याख्या कीजिए 200 शब्द। तो ये क्वेश्चन हमने डाला था, और ये क्वेश्चन जिनका PSIR ऑप्शनल था वहाँ पर भी हूबहू क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा गया है। तो वहाँ पर तो यही लैंग्वेज में संविधान का दर्शन है, स्पष्ट कीजिए, यही सेम पूछ लिया गया। और अभी जो GS में पूछा गया इसकी लैंग्वेज भी कुछ इसी प्रकार की है। तो ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा होगा। अभी और धीरे धीरे आपका लगेगा कि इतने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमने यहाँ तारीख भी दिख रही होगी। ये क्वेश्चन हमने 28 जनवरी 2022 को प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूम में डाला था। और इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये हमने लिख के डाला था और आपको यहाँ डेट भी दिख रही है। और जिन लोगों को देखना है तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डेली के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। वहाँ से आप उसकी डेट सहित आप इसको क्या कर सकते हैं, यानी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रियल वाले एग्जाम पे अब आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जरा ये देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इसकी भाषा तक नहीं बदली है। हूबहू क्वेश्चन ये क्या हुआ है, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन कि गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के
प्रकारों के क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन डेट आपको यहाँ 26 जनवरी दिख रही होगी। और यहाँ जो क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन पे हम पहुँच जाते हैं। इसमें क्वेश्चन का ये क्रम आगे पीछे हो गया है। अभी ये क्वेश्चन मिलेगा तो सेम क्वेश्चन हमने क्या किया, हाँ ये देखिए मिल गया। ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को देखिए। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। सेम क्वेश्चन हमने ये जो आपका आया हुआ है और सेम क्वेश्चन ये आपका ये करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखिए, गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों के क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। हूबहू क्वेश्चन, लैंग्वेजेस तक नहीं बदली है। तो इस आप चूँकि ये जो हमारे द्वारा एक छोटी सी पहल शुरू की गई थी, पूरी तरीके से सक्सेस रही है। बहुत कम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इसमें आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं, हूबहू फंसे हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो 22 का प्री होगा, मेंस होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसका उठा सकें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका पूछ रहा है, इस क्वेश्चन पे विचार करिए। देखिए, आपकी दृष्टि में भारत की कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। अब इस क्वेश्चन की हूबहू क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कहाँ गया। ये आपका क्वेश्चन रहा है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इसको देखिए। उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, यानी भाषा तक नहीं बदली है। इस क्वेश्चन को देखिए और जो हमने क्वेश्चन एक करवाया है उस क्वेश्चन को देखिए। ये आपका हमने एक क्वेश्चन करवाया था कि आपकी दृष्टि में भारत की कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। पूरा पॉइंट सब कुछ वही आंसर इसमें जो आपका ये पूछा गया था उसको क्या करना था, लिखना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते जाइए। अभी आपका क्या है, क्वेश्चन बहुत सारा है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए। सिटीजन चार्टर से हमने क्वेश्चन डाला था कि यद्यप अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों में सिटीजन चार्टर होने के बावजूद प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता व नागरिकों की संतुष्टि स्तर में यानी सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। कुल मिलाकर के सिटीजन चार्टर जिस उद्देश्य से लाया गया वो उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा है और इसमें क्या रीजन रहे जिसकी वजह से सुधार नहीं हो पाया और क्या किया जाना चाहिए। कुल मिला के ये क्वेश्चन की थीम थी। अब आप इसमें क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखिए, इसकी भाषा समझिए। जो क्वेश्चन हमने डाला है वही सेम है कि नहीं है। भारत में नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर प्रभावी नहीं बन सके हैं। इनके प्रभावी व अर्थपूर्ण बनने की आवश्यकता है। मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन आप देखिए, मूल्यांकन कीजिए। यहाँ हमने क्या डाला, विश्लेषण कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्या है, जो आंसर उसमें लिखना, सेम आंसर इस क्वेश्चन में भी लिखना, कोई भी थीम इसमें बदली नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये आपका क्वेश्चन अगला रहा। हाँ ये क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन कार्य एवं इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। सेम क्वेश्चन हमने ये प्रैक्टिस सेट में करवाया और सेम क्वेश्चन क्या है, ये 12 नंबर में आपका एग्जाम में पूछा गया। यहाँ उसका शायद छूट गया है, आगे पीछे हो गया होगा, अभी आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पक्षता व स्वतंत्रता को बनाए रखने के पर्याप्त उपबंध किए गए हैं, चर्चा कीजिए। यानी यहाँ क्वेश्चन कैग की स्वतंत्रता, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसकी क्या कमियां हैं, उससे लेके पूछा गया। अब आप इस क्वेश्चन को इसमें देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ देखिए,
सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सेम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन ये हमने करवाया, इस क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्षेत्रवाद भारत में विविधता में एकता, यानी भारत की जो यानी क्या यूनिटी है, भारत में विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए खतरा है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जो ये क्षेत्रवाद से क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप भी इसमें देखिए। ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट पेपर में, ये सेकंड पेपर की पीडीएफ है। हाँ, आगे चलते हैं, इसी के नीचे हो सकता हो। अच्छा, इसमें नहीं है, इसका भी पीडीएफ मिलेगा तो बता आपको। आगे पीछे पेज कुछ हो गए हैं तो आपको दिखा देंगे। अगला ये क्वेश्चन देखिए। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, टिप्पणी कीजिए। यानी भारत को अब क्या करना चाहिए, कौन से इसमें कूटनीतिक उपाय क्या करना चाहिए, भारत किस प्रकार प्रभावित होगा, अब उसका विचार करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनय के कारणों का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, सेम एज थीम पे आधारित है, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवाया हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, हाँ ये मिल गया। क्षेत्रवाद भारत में विविधता में एकता बनाए रखने के लिए खतरा है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब क्वेश्चन आप देखिए, जो आपका क्षेत्रवाद से पूछा गया है, इसी में हाँ ये क्वेश्चन देखिए भैया, क्या पूछ रहा, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। भाषा भी वही, क्वेश्चन भी वही। आप अपने आप देखिए, क्या ये सेम क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था। ये क्वेश्चन आपका, और ये हमने आपका लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को हमने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत के जल संकट के समाधान, यानी जल संकट क्या है, उसके समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था, और आप इस क्वेश्चन को इसमें देखिए। जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो इसमें तो हमने केवल सूक्ष्म सिंचाई की बात किया, आप इसमें अन्य उपाय भी इसमें सुझाएंगे। जल संकट को पहले बताएंगे, और उसके बाद सूक्ष्म सिंचाई के साथ ये तो एग्रीकल्चर का हुआ, ऐसे आपका क्या हुआ घरेलू कार्यों में, ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे सर्विस सेक्टर में, जहाँ जहाँ जल का दोहन होता है उसको कैसे कम किया जाए, उन सबको यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे। तो ये क्वेश्चन भी, ये आप क्या है, इसका डायमेंशन खोल करके लिख सकते थे। इसका हम जो करवाए थे, इसका आधा हिस्सा क्या है, मिल रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संकट वाला हो ही गया। अब अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, चक्रवात से आप क्या समझते हैं ये, और इसी के नीचे एक क्वेश्चन फिर हमने डाला कि यहाँ ये चक्रवात से आप क्या समझते हैं, और इसमें उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तुलना कीजिए। तो इधर वाला ये आधा ये उठा लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, तुलना करोगे तो पूरा उसमें बताओगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और चक्रवात है क्या। अब इस क्वेश्चन पे हूबहू क्वेश्चन, कुछ भी किंतु परंत नहीं है। इस क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा गया है, चक्रवात क्या है, इसको आप लिख देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको बहुत आसानी से यहाँ लिख सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये आपका रहा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के घटित होने के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। यानी क्यों घटित हुई, क्या प्रभाव हुआ, इन सब को क्या करना था, क्वेश्चन में लिखना था। और एक आपका ये फर्स्ट पेपर में ही शायद
क्वेश्चन आया है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। औद्योगिक क्रांति चूंकि इंग्लैंड से शुरू हुई तो वही उसी को आधार बना के लिखना था कि ये तकनीकी क्रांति ही नहीं थी, बल्कि क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या किया, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे और बहुत सारा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुआ था, इसीलिए कहा गया कि यह तकनीकी क्रांति ही नहीं, सामाजिक व आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीवन का ढंग परिवर्तित कर दिया। इस पर कमेंट करना था। और यानी कि ये औद्योगिक क्रांति के उदित होने के क्या रीजन रहे हैं, उसका क्या प्रभाव रहा, ये आपका इसमें बताना था। और ये क्वेश्चन हूबहू हमने क्या किया है, आपको करवाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ, इसमें पूछा है कि भारत में एनजीओ की भूमिका। एनजीओ तो एनजीओ में बहुत आते हैं, दबाव समूह के रूप में आते हैं, ब्रिजिंग द गैप्स यानी सरकार के, ये इसका पूरा आंसर दिया हुआ है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यानी एक फ्लो चार्ट में। तो ऐसे सबके आंसर ही जितने हमने करवाए थे सबके मॉडल आंसर दिए थे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्या जो क्वेश्चन हमने करवाया सेम क्वेश्चन नहीं है कि भारत में एनजीओ की भूमिका, तो इसको क्या कर देना, दरके छाप देना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, इतने कम क्वेश्चन करवाए थे लेकिन उसके बावजूद आप क्वेश्चन देखते चलिए। भारत में गरीबी एवं असमानता को कम करने के में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, क्यों गरीबी है, क्यों असमानता है, ये क्वेश्चन हमने करवाया। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को आप देखिए कि निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर भी बिल्कुल आप लिख सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेम एज आया है, केवल उसी की बात करते हैं, हूबहू क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं या सिविल सेवकों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और नंबर पाइए। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपके ऊपर ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी लैंग्वेजेस को देखिए और फिर बताइए क्या ये क्वेश्चन जो हम करवाए हैं वही सेम नहीं है। एक जनतांत्रिक यानी इंग्लिश में इसको क्या लिखा गया, डेमोक्रेटिक, इसको जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक कह लीजिए। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। वही क्वेश्चन है कि नहीं है, जो हमने क्या भाषा भी नहीं बदली है, जनतांत्रिक सेम एज क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमने करवाया, इसकी भाषा देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी देखिए कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनतांत्रिक, सिविल सेवकों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन हमने करवाया। हूबहू क्वेश्चन क्या किया, आपके यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जानकर आश्चर्य होगा 12 नंबर में पूछा गया है। तो जो लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे। हूबहू क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कोविड-19 संकट में भूख व गरीबी सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके अस्थायी समाधान के उपाय भी समझाइए। कुल मिला के कोविड-19 से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया तो इसका PDF, हाँ कहाँ क्वेश्चन है, अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा वो पेज जो रियल एग्जाम में देखिएगा, पेपर 3 में सेम क्वेश्चन आपका कोविड-19 और उसका प्रभाव और बजट में क्या चर्चा पर चर्चा क्या सहायता के लिए किया गया वो पूछा गया था। इसमें वो पेज मिस हो गया है, आप पेपर 3 पेपर आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं या प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आप इसमें देखिए, इमोशनल संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्य प्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन सेम एज
हमने क्या किया, करवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन आप देख लिए होंगे और यही क्वेश्चन ये देख लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आप क्या समझते हैं और प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी, सेम, यानी आपका कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, व्यक्तिगत नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता में अंतर से ये करवाए थे और इसमें क्या इसका महत्व है, और सेम एज क्वेश्चन ये आपका पूछा गया। इसमें देखिए, क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला ये वाले क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं। अफगानिस्तान में हुए बदलावों के मद्देनजर उस क्षेत्र में भारत की भावी रणनीति क्या होनी चाहिए, सेम क्वेश्चन PSIR में पूछा गया, जो आपको दिखाई दिए हैं। ये क्वेश्चन हमने करवाया था, तो आपका PSIR जिनका ऑप्शनल होता उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने करवाए थे हूबहू पूछे गए हैं। अगला, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष साइबर हमले किस प्रकार चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, इस खतरे को निपटने के हेतु कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। यानी आप क्या करेंगे देश को बचाने के लिए अपने स्तर पे, दो स्तर पे, तो सेम एज क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया गया था। और इसमें आइए ये क्वेश्चन देखिए कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए, फिर आप इससे निपटने के लिए क्या उपाय करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम एज क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अगला, यहाँ फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, अभिवृत्ति व अभिक्षमता यानी एटीट्यूड व एप्टीट्यूड में अंतर स्पष्ट करना था। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये एटीट्यूड यहाँ मनोवृत्ति लिख दिया, आप अंग्रेजी वाला सब जरूर देखिए। एटीट्यूड मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति व अभिक्षमता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एटीट्यूड व एप्टीट्यूड दोनों में अंतर लिखना था। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में, 12 नंबर में पूछा गया था, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते थे। अगला PSIR के क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमने डाला था। और इस क्वेश्चन को आइए, क्या कोई अंतर है, भारत चीन के मध्य भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सेम एज क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है। अगला ये क्वेश्चन हमने डाला था, उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिसके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। और आपके ये PSIR में सेम एज क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विधान परिषद की शक्तियों के आधार पर क्या यह कहना उचित होगा कि यह एक महत्वहीन सदन है, इसकी कारण सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य व भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और सेम एज क्वेश्चन यहाँ देखिए, 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि इससे क्या बदलाव आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आपका स्पष्ट हो गया होगा कि क्वेश्चन आपका इतना, हमने बहुत कम क्वेश्चन डाले थे और उससे भी इतने कम क्वेश्चन डालने के बावजूद भी कितने क्वेश्चन आए, आप खुद इसको काउंट करिएगा और पेपर आप देखिएगा। इसलिए विद प्रूफ हमने पेपर और साथ में जो हमने करवाए थे वो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर इससे आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में भी एग्ज़ाम जो मेंस होगा हमको फ़ायदा मिल सकता है, तो आप प्लीज़, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए। इसके पहले हमने किसी भी वीडियो में आपसे ना तो सब्सक्राइब, ना लाइक और ना शेयर करने के लिए बोला है, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग उठा सकें। बाकी 2022 को प्रीलिम्स को लेकर के आपको कोई सुझाव चाहिए या आपको कोई और कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर सूचित करें और उसके संबंध में ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद।